जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 16 जो है हम ये पढ़ने लगे हैं जी, लॉग एक्ट के हवाले से। पाकिस्तान पिनल कोड का चैप्टर 16 है और ये शुरू हो रहा है 299 सेक्शन से। चैप्टर 16 के अंदर बेसिकली जो जिन ऑफेंसेस का जिक्र है वो आपके ह्यूमन बॉडी के साथ जो है वो इनको अफेक्ट करती हैं, ये रिलेट करते हैं। ह्यूमन बॉडी के साथ जितने भी ऑफेंसेस हैं वो सारे के सारे ये चैप्टर जो है तकरीबन कवर करता है। अच्छा जी, इसका जो पहला सेक्शन है वो है 299 डेफिनेशंस का। ये बहुत ही ज्यादा अहम सेक्शन है। इस सेक्शन में से बहुत सारे सवाल जो हैं, बहुत सारे से मुराद पाकिस्तान पिनल कोड का जो पोर्शन इंक्लूडेड है लॉग एट के अंदर वो है 10 नंबर का। 10 नंबर में से दो तकरीबन जो सवाल हैं, तीन भी बाजुकात 4 सवाल भी इस 299 में से लिए जाते हैं या लिए जाते रहे हैं। तो इस हवाले से ये नहायत ही अहम है। और वैसे भी अगर आप कोई भी पेपर देने जाते हैं तो उसके अंदर आपको इन डेफिनेशंस का पता होना चाहिए। इन डेफिनेशंस का आप लोगों को पता होना जो है वो जरूरी है, क्योंकि यही चीजें हैं जो आप कोर्स के अंदर भी देखते हैं। यही चीजें हैं जो आप हर जगह पे जाके मतलब आपको इन्हीं चीजों का सामना करना पड़ता है। सेक्शन 299 सब सेक्शन जो इसका ए है हम उसको देख रहे हैं। अडल्ट। अडल्ट से मुराद कौन है? अडल्ट से मुराद वो बंदा है जिसने 18 साल की उम्र जो है वो अटेन कर ली है या पा ली है। यानी कि अडल्ट से मुराद कानून की नजर में हर वो शख्स जो 18 साल का या 18 साल से ज्यादा उम्र रखता है वो अडल्ट है। और 18 साल से जो कम होगा वो अडल्ट के अंदर फॉल नहीं करता। ठीक हो गया जी। उसके बाद अर्श। अर्श क्या होता है जी? सब सेक्शन बी है, ये सब क्लास बी सेक्शन 299 की। अर्श ये भी आया है, ऊपर जो अडल्ट है ये भी आया हुआ है सवाल। अर्श से मुराद वो कंपनसेशन है जो कि इस चैप्टर के अंदर विक्टिम या उसके हेयर्स को, जो उसके लीगल हेयर्स हैं, उनको पे की जाती है। अर्श से मुराद वो अमाउंट है जो इस पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर स्पेसिफाइड है। दो तरह की जो पिक्यूनरी जो पनिशमेंट्स हैं वो दो तरह की हैं, एक है अर्श और एक है दमान। अर्श से मुराद वो सजा है पैसों के हवाले से जो इस पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर कोडिफाइड है, आप उससे एक्सीड नहीं कर सकते। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक ऑफेंस की सजा लिख दी गई, 5,000 जुर्माना किया जाएगा। ठीक हो गया जी। तो वो 5,000 से कोर्ट एक्सीड नहीं कर सकती। दमान के अंदर जो पनिशमेंट है पिकिनरी, ये पैसों के हवाले से जो वो ऐसी सजा है जो पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर स्पेसिफाइड नहीं है। ठीक हो गया जी। वो ऐसी सजा है जो कोर्ट अपना माइंड, अपनी विजडम अप्लाई करते हुए वो आपको सुनाती है। फॉर एग्जांपल एक ऐसा ऑफेंस है जिसकी जो एक पनिशमेंट है पिक्यूनरी पैसों के हवाले से, वो एज अ अर्श डिफाइंड नहीं है, तो एज अ दमान है। कोर्ट की ये पावर है, इनहेरेंट पावर है कि वो अब जितनी मर्जी सुना दे। तो कोर्ट अपनी विजडम अप्लाई करती है और कह देती है कि ठीक है, आपको 10,000 रुपया फाइन किया जा रहा है बतौर पनिशमेंट। तो वो दमान है। और अर्श ऐसी पिकिनरी एक पनिशमेंट है, ये कंपनसेशन है जो कि इस जो पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर कोडिफाइड है। जहां तक सबको क्लियर हो गया, समझ आ गई है सबको? जी सर। जी सर। जी सर। जी ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर कौन होता है, ये सवाल भी आ चुका है लॉ गेट के अंदर। ये स्क्रीन आप सब लोगों को शेयर हो रही है? जी सर। जी सर। जी ठीक है। ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर मींस अ मेडिकल ऑफिसर और अ मेडिकल बोर्ड howsoever designated authorized by the provincial government। ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर ऐसा मेडिकल ऑफिसर या मेडिकल बोर्ड होगा जो कि
ऑथोराइज किया गया है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जानिब से, या फिर ये जिम्मेदारी उनको दी गई है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है जिस बंदे को एज अ मेडिकल ऑफिसर या मेडिकल बोर्ड तैनात करती है, वही ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर है, वही मजाज मेडिकल ऑफिसर है, वही मजाज डॉक्टर है जो आपका एमएलसी वगैरह बना के देता है। अब जब भी कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो हम सिविल हॉस्पिटल की तरफ, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के हॉस्पिटल की तरफ क्यों भागते हैं? क्योंकि दे आर ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर जो कि आपको एमएलसी बना के देंगे, जिसकी बिना के ऊपर आप एफआईआर का इंदराज करवाते हैं। अब इसीलिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो एक लोग जख्मी हों तो कुछ भी ऐसी सिचुएशन तो वहां पे लेके नहीं जाते, और ना ही उनकी कोई रिपोर्ट जो है वो एज सच मानी जाती है। ठीक हो गया जी, यहाँ तक आ गई है समझ? जी सर। नेक्स्ट, जी सर। दमान। दमान क्या है? दमान एक ऐसी कंपनसेशन है जो कि कोर्ट अपनी विजडम अप्लाई करते हुए डिटरमाइन करती है, और वो पैसे विक्टिम को या जो है उसके सॉरी इसके जो लीगल हेयर्स होंगे, जो बंदा जख्मी है, जिस बंदे के साथ ये सब काम हुआ है उसको, या फिर उसके लीगल हेयर्स को जो है वो अदा करने का कोर्ट जो है वो पाबंद कर देती है। ठीक हो गया जी, जिस बंदे ने वो ऑफेंस कमिट किया। ठीक हो गया, वो ऊपर अर्श और दमान ये दो चीजें हैं, ये आप लोगों ने याद कर लेनी है कि अर्श एक ऐसी अमाउंट है जो कोडिफाइड है, और दमान एक ऐसी अमाउंट है जो कि कोडिफाइड नहीं है, बल्कि कोर्ट अपनी विजडम अप्लाई करते हुए डिटरमाइन करती है, जो कि आगे जाके विक्टिम को पे करता है ऑफेंडर। ठीक हो गई है, उसके लीगल हेयर्स को। यहां तक समझ आ गई? यस सर। जी सर। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे एक कंसेप्ट है दियत का। दियत। दियत से क्या मुराद है? दियत से मुराद एक ऐसी स्पेसिफाइड, एक ऐसी कोडिफाइड कंपनसेशन है जो कि सेक्शन 323 के अंदर डिफाइन कर दी गई है, जो कि ऑफेंडर पे करता है विक्टिम को। ठीक हो गया जी, या उसके जो लीगल हेयर हैं, सॉरी, उनको। दियत कितनी होती है? दियत होती है 30,630 ग्राम सिल्वर। ठीक हो गया, ये सवाल अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी आता है। रिसेंटली मैंने दिया सैटरडे को, उसके अंदर भी इसकी अमाउंट पूछी हुई थी, या फिर लॉ गाइड के अंदर इसकी अमाउंट पूछ लेते हैं, या फिर इसका रेलेवेंट जो सेक्शन है वो पूछ लेते हैं। तो दियत जो है एक ऐसी मखसूस एक कंपनसेशन है जो कि सेक्शन 323 के अंदर डिफाइंड है, और ये टोटल बनती है 30,630 ग्राम सिल्वर। अच्छा जी, अब है आगे नेक्स्ट गवर्नमेंट। सॉरी, किधर गया? जी, इकराह तम गवर्नमेंट। है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट है जी, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से मुराद यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट मुराद ली जाएगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, अगर आप पंजाब में है तो पंजाब गवर्नमेंट, सिंध में है तो सिंध गवर्नमेंट, बलोचिस्तान में है तो बलोचिस्तान गवर्नमेंट। सब क्लास जी या सब सेक्शन जी, इकराह ताम। इकराह ताम से क्या मुराद है? इकराह ताम और इकराह नाकिस, ये दो कंसेप्ट भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं, और इनके अंदर इंसान बोलता है, जैसे अर्श और दमान के अंदर लोग बोलते हैं। इकराह ताम मीन्स पुटिंग एनी पर्सन, हिज स्पाउस or any of his blood relations with the prohibited degree of marriage in fear of instant death or instant permanent impairing of any organ of the body or instant fear of being subjected to sodomy or zina bil जबर। इकराह ताम के अंदर बेसिकली आप अपने ब्लड रिलेशंस को, ऐसे आपके ब्लड रिलेशंस जो कि प्रोहिबिटेड डिग्री के अंदर फॉल करते हैं, जिनके साथ आप शादी नहीं कर सकते, माँ, बहन, फुफ्फो, ठीक हो गया, खालाएं, ये सारे के सारे जो हैं वो आपके प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ मैरिज के अंदर फॉल करते हैं। अगर इन लोगों को आप नुकसान पहुंचाएंगे,
आप उनको उनकी डेथ जो है वो कॉज करेंगे, ठीक हो गया, या फिर उनको कोई ऐसा एक सख्त किस्म का एक ऑफेंस जो है उनके साथ आप करेंगे जो कि उनको परमानेंट या फिर पार्टली जो है उनका को बॉडी का ऑर्गन है वो इम्पेयर हो रहा है यहाँ पे, ठीक हो गया, या आप उनको किसी ऐसे खौफ के अंदर मुब्तला कर रहे हैं, या फिर आप उनके साथ जिना बिल जबर का जो एक मामला है वो कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में वो जो ऑफेंसेस हैं वो इकराह ताम के अंदर फॉल करेंगे। इकराह ताम से मुराद, अगर आप कोई भी ऑफेंस, जो ये मेजर ऑफेंस यहाँ जिक्र कर दिया गया है, वो ऑफेंस आप कर रहे हैं अपनी ब्लड जो रिलेशन है आपके साथ, ये प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ मैरिज के अंदर जो फॉल करते हैं उनके साथ अगर आप कर रहे हैं, तो वो आपका ऑफेंस इकराह ताम के अंदर फॉल करेगा। इकराह नाकिस, इकराह नाकिस के अंदर उन ऊपर वाले लोगों के अलावा, ठीक हो गया जी, जितने लोगों के साथ आप कोई भी ऑफेंस करेंगे तो वो इकराह नाकिस के अंदर फॉल करेगा। यानी कि अगर आप ब्लड रिलेशन के साथ एक काम कर रहे हैं, एक ऑफेंस कर रहे हैं, तो वो इकराह ताम के अंदर आ गया। और ब्लड जो आपके एक रिलेशन हैं उनके अलावा, या प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ मैरिज के अंदर जो बंदे फॉलो करते हैं उनके अलावा, आप अगर जनरल पब्लिक, जनरल लोगों, कजन, ये वो सबके साथ अगर काम कर रहे हैं, ऑफेंस कमिट कर रहे हैं, तो वो इकराह नाकिस के अंदर फॉल करेगा। यहां तक समझ आ गई? जी सर। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद माइनर। माइनर से क्या मुराद है? माइनर मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट एन अडल्ट। सिंपल, सिंपल बात कर दी गई है कि अडल्ट कौन है जी? जो 18 साल या 18 साल से ज्यादा उम्र का हो। और माइनर से मुराद जिसकी एज 18 साल से कम हो, जो अडल्ट ना हो। 17 साल 11 महीने अगर उसकी एज है तो वो माइनर है, ठीक हो, पूरे 18 साल हो गई है तो वो अडल्ट है। नेक्स्ट है जी, ऑफेंस कमिटेड इन द नेम, एक सेकेंड, हाँ जी, offense committed in the name or on the pretext of honor means an offense committed in the name or on the pretext of karokari, syakari or similar other customs or practices। ठीक हो गया। वो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो ऑफेंस आप कमिट करते हैं ऑनर के नाम पे, ठीक हो गया जी, इज्जत के नाम पे सो कॉल्ड, तो ऐसे जो ऑफेंसेस हैं वो कारोकारी या स्याकारी या इस तरह की कोई भी जो सिमिलर कस्टम्स चल रहे हैं या प्रैक्टिसेस में हैं, जो बाज़ औक़ात फॉर एग्जांपल ऐसा भी देखा जाता है सिंध साइड पे ये मामला बहुत ज्यादा होते हैं, और केपी का नहीं मुझे आइडिया, सिंध साइड, बलोचिस्तान साइड, ये जो बहुत ज्यादा बैकवर्ड हमारे एरियाज हैं, जो अंदरूनी सिंध, मतलब अब सिटीज को छोड़ के अंदरूनी सिंध, वहां पे ये काम बहुत ज्यादा होता है कि अगर कोई किसी की बहन को लेके भाग गया है, उन्होंने जाके शादी कर ली अपनी मर्जी से, तो पीछे जो उसके घर वाले हैं, कि उसकी बहन बैठी है, तो वो उसके साथ बाकायदा जिरगा बैठ के वो रेप के ऑर्डर्स कर देते हैं। तो ऐसे ऐसे मतलब एक नॉनसेंस किस्म की जो एक चीजें हैं वो सामने आती हैं। तो वो ये सारी की सारी जो है वो ऑनर से रिलेटेड, और ये वो सारा। अच्छा जी, कत्ल। कत्ल मीन्स कॉजिंग डेथ ऑफ अ पर्सन। सिंपली कत्ल से मुराद किसी भी शख्स को अगर आप किल कर देते हैं या उसकी डेथ कॉज कर देते हैं तो ये कत्ल है। अच्छा जी, किसास क्या है? अब एक सजा हमने पढ़ी ऊपर अर्श, फिर हमने पढ़ी दमान। अच्छा जी, फिर अब हमने जो है अब पढ़ रहे हैं किसास, ऊपर दियत भी हमने पढ़ ली। किसास, किसास क्या है जी? किसास मीन्स पनिशमेंट बाई कॉजिंग सिमिलर हर्ट एट द सेम पार्ट। सिंपल ही ना किसास ये होता है कि सिंपल अदले का बदला। आपने मेरा कान उखाड़ा, मैं भी आपका कान उखाड़ूंगा, ठीक हो गया जी। मेरा हाथ काटा आपने, मैं आपका हाथ काटूंगा, ठीक हो गया। काटूंगा से मुराद ये है कि एग्जीक्यूट करवाऊंगा उस सजा के ऊपर। सेम सिमिलर हर्ट जो है वो कॉज किया जाता है किसास के अंदर, ठीक हो गया जी। मुझे कत्ल किया गया, मेरा गला काटा गया, तो किसास के अंदर अगला बंदा, उसको फांसी नहीं लगनी, किसास के अंदर अगले बंदे का उसी तरह के औजार के साथ ये जो भी उसने चीज यूज किया उसका गला कटेगा। क्लियर हो गया? जी जी सर। सर।
अच्छा जी, अब एक और सवाल भी यहीं से पूछा जाता है कि किसास का जो राइट है वो कौन रखता है। किसास का राइट जो है, एक तो विक्टिम के पास खुद है, और दूसरा अगर विक्टिम मौजूद नहीं है, वो मर चुका है, तो ऐसी सूरत में उसके जो वली हैं वो, उनके पास ये हक है कि वो इसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। इज इट क्लियर? जी सर। और अगर जी वो भी सर। नहीं है तो गवर्नमेंट होती है ना। क्या चीज? अगर उसके वली ना हो तो जी फिर जी गवर्नमेंट होती। जी, फिर गवर्नमेंट होगी, बिल्कुल। ताजीर, ताजीर से क्या मुराद है जी? ताजीर मींस पनिशमेंट अदर देन किसास, दियत, अर्श और दमान। अब ताजीर एक ऐसी पनिशमेंट है जो कि ना तो किसास है, ना दियत है, ना अर्श है, ना दमान है। ताजीर में सिंपली बंदे को एक आप कैद की सजा सुना देते हैं। ठीक हो गया जी। वली, वली से क्या मुराद है जी? यहाँ पे वली मीन्स अ पर्सन एंटाइटल्ड टू क्लेम किसास। वली से मुराद एक ऐसा शख्स है जो किसास क्लेम करता है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, सेक्शन 300, कत्ले अम्द क्या है? सेक्शन 299 सबको क्लियर हो गया? जी सर। जी सर। किसी को कोई चीज समझ ना आई हो? क्लियर है सर जी। ओके, सेक्शन 300, कत्ले अम्द। कत्ले अम्द से क्या मुराद है जी? whoever with the intention of causing death or with the intention of causing bodily injury to a person by doing an act which in the ordinary course of nature is likely to cause death, or with the knowledge that his act is so imminently dangerous that it must in all probability cause death, causes the death of such person is said to commit कत्ले अम्द। कत्ले अम्द से मुराद सिंपली ये है कि किसी की डेथ काज करना इस इंटेंशन के साथ कि ये जो मैं इंजरी इस बंदे को पहुंचा रहा हूँ, ये इसकी डेथ जो है वो कॉज कर देगी इंजरी, या फिर जो इसको मैं चोट पहुंचा रहा हूँ, ये जो वेपन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, या जो मैं जिस अंदाज में वो एक्ट कर रहा हूँ, तो जो एक जनरल एक ऑर्डिनरी कोर्स के अंदर ये मेरा एक्ट या ये मेरा ऑफेंस या ये जिस तरीके के साथ मैं ये ऑफेंस कमिट कर रहा हूँ, इससे इस बंदे की डेथ कॉज हो जाएगी। ठीक हो गया जी। या इस नियत के साथ कि ये जो मैं एक इस नोयत का एक जो डेंजरस एक्ट है वो मैं कर रहा हूँ, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी इस बंदे की जो डेथ है वो कॉज हो जाएगी, तो वो कहलाएगा कत्ले अम्द। यानी कि कत्ले अम्द के अंदर आपकी नीयत भी आ गई, आपका नॉलेज भी आ गया, आपकी इंटेंशन भी आ गई, यानी कि सारी की सारी जो चीजें हैं वो जब मिलती हैं, यानी कि आप जानते हैं कि मैं एक्ट कर रहा हूँ, ये इस बंदे की डेथ कॉज करेगा, कि मैं इस पे एक फायर आर्म वेपन यूज कर रहा हूँ, इससे इस बंदे की डेथ कॉज हो सकती है। मेरे हाथ में कुल्हाड़ा है और 2 किलो वजनी कुल्हाड़ा है, अगर मैं इस सर में इसके माथे में मारूंगा तो इसके परखच्चे उड़ा देगा, इससे इसकी डेथ कॉज हो जाएगी, मैं ये जानता हूँ, मैं वो काम कर रहा हूँ। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं अगर ये मेरे नॉलेज में हैं, तो तब ये जो मेरा एक्ट है अगर उससे अगले बंदे की डेथ कॉज हो गई, तो ये कत्ल क्या कहलाएगा जी? कत्ले अम्द। क्लियर है जी? यहाँ पे समझ आ गई है जी सर। जी? जी जी क्लियर? सर। सर। एक सेकंड। हाँ जी, कत्ले अम्द क्लियर। उसके बाद है जी सेक्शन 301, causing death of person other than the person whose death was intended। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि वेयर अ पर्सन, एक सेकंड जी, वेयर अ पर्सन by doing anything which he intends or knows to be likely to cause death, causes death of any person whose death he neither intends nor knows himself to be likely to cause, such an act committed by the offender shall be liable for कत्ले अम्द। ठीक हो गया। आगे इसकी पनिशमेंट आ गई है कत्ले अम्द की, 302,
अब मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि जो FIRs होती हैं उनके अंदर जो सेक्शन पनिशमेंट डिस्क्राइब कर रहा होता है उसका हवाला दिया जाता है, ना कि उस सेक्शन का जो कि उसको डिफाइन कर रहा हो। अब अक्सर आप लोगों ने जो मर्डर की FIR हैं वो देखी होंगी, तो वो 302 अप्लाई करते हैं, हालांकि होता 300 है। ठीक हो गया, क्योंकि ये एक रूल है कि जिस सेक्शन के अंदर पनिशमेंट डिफाइन हो वही जो है यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। तो पनिशमेंट क्या है जी कत्लेआम की? whoever commits कत्लेआम shall subject to the provisions of this chapter be punished with death as किसास। सबसे जो पहली एक सजा है वो है किसास की। एक सेकंड जी, पनिश विद डेथ एज किसास, सबसे पहली सजा किसास की अगर अवेलेबल है। उसके बाद बी, punished with death or imprisonment for life as to ताजीर as ताजीर having regard to the facts and circumstances of the case। उसके बाद जो सजा दी जा सकती है वो है डेथ की या imprisonment for life की, चाहे उसको डेथ जैसे वो फांसी हम आमतौर पे, या फिर imprisonment for life की है और एज जो है वो हमारी ताजीर के अंदर आ जाएगी ये। अच्छा जी, if the proof in either of the forms specified in section 304 is not available, okay। अच्छा जी, C, punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 25 years where according to the injunctions of Islam the punishment of qisas is not applicable। यहाँ पे 3 सजाएं हैं वो सुना दी। सबसे पहली सजा आप जो देंगे वो है किसास की, अगर किसास अप्लाई होता है। अगर किसास अप्लाई नहीं होता तो फिर उसकी जो पनिशमेंट है वो एज डेथ भी हो सकती है, सिंपली जो हमारे यहाँ चलता है किसास बहुत कम सुनने में आता है, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। ठीक हो गया जी। उसके बाद है इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म में एक्सटेंड टू 25 ईयर्स, तो 25 साल तक की कैद की सजा सुना दी जाती है। ये तीनों की तीनों चीजें जो हैं ये डिपेंड कर रही हैं आपके सर्कमस्टांसेस के ऊपर, आपके केस के सर्कमस्टांसेस के ऊपर। ये मतलब कि डील करती हैं उसके साथ। उसके मुताबिक जज जो है वो फैसला करता है कि ए वाली सजा है वो सुनानी है, बी वाली सुनानी है, या सी वाली सुनानी है। मोस्टली यहाँ पे ये जो सी है 25 साल वाली, ये आप लोगों ने देखी होगी। समझ आइए जी। जी सर। उसके बाद है 303, कत्ल कमिटेड अंडर इकराह ताम और इकराह नाकिस। whoever commits qatl under ikrah tam shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 25 years। आपने वो जो प्रोहिबिटेड डिग्री वाला है, अगर उसके अंदर आपने जो एक कैटेगरी फॉल करती थी उसके अंदर आपने अगर किल कर दिया तो तब उसकी जो सजा है वो 25 साल वाली जो वो सी है वो आपको सुनाई जाएगी। ठीक हो गया जी। अंडर इकराह नाकिस शैल बी पनिश्ड फॉर द काइंड ऑफ कत्ल committed by him and the person causing ikrah nakis shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 10 years। और इकराह नाकिस के अंदर जो है वो आके यहाँ पे ये 10 years तक जा रहा है। 304, proof of qatl amd liable to qisas। proof of qatl amd shall be in any of the following forms namely। अच्छा जी, द अक्यूज्ड मेक्स बिफोर अ कोर्ट, किन किन सूरत हाल के अंदर किसास जो है वो अप्लाई हो सकता है। बेसिकली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किन किन ऑफेंसेस के अंदर आप किसास जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। द अक्यूज्ड मेक्स बिफोर अ कोर्ट competent to try the offense of voluntary and true confession of the commission of the offense। जब accused person जो है वो competent court के सामने जो उसने offense commit किया है उसको confess कर ले, उसको admit कर ले, उसको मान ले कि मैंने ये क्राइम कमिट किया है या मैंने ये ऑफेंस कमिट किया है, तो ऐसी सूरत में किसास अप्लाई हो सकता है, क्या होता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद बाय द एविडेंस एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 17 ऑफ द कानून शहादत, या फिर उसके खिलाफ एविडेंस आ जाए अंडर आर्टिकल 17 कानून शहादत के अंदर जो एक रिक्वायरमेंट्स हैं अगर वो पूरी हो गई हैं तो तब भी उसको किसास जो है इसकी सजा सुनाई जा सकती है।
किसास वैसे बहुत कम देखा गया। उसकी वजह यह है कि कोई भी कन्फेशन नहीं करता, और जो आर्टिकल 17 के हवाले से जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं होती आसानी के साथ। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद आ गया सेक्शन 305 वली। इन केस ऑफ कत्ल द वली शैल बी, कत्ल की सूरत में वली कौन होगा? द हेयर्स ऑफ द विक्टिम according to his personal law, but shall not include the accused or the convict in case of qatl amd if committed in the name or in the pretext of honor। कत्ल की सूरत में वली जो है उसके लीगल हेयर्स में से, उस विक्टिम के लीगल हेयर्स में से जो है वो वली होगा। ठीक हो गया जी। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बाप ने बेटे को मार दिया तो वो जो बाप है वो वली हो जाएगा। ठीक हो गया। यानी कि जो अक्यूज पर्सन है उसको छोड़ के बाकी उसकी जो फैमिली मेंबर्स हैं, ये लीगल हेयर्स हैं, उसमें से कोई भी बंदा वली हो सकता है। या फिर आपने कत्ल कर दिया इन द नेम ऑफ ऑनर, तो ऐसी भाई ने बहन को मार दिया, अमूमन यहाँ पे तो यही मामला सामने आते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो ऐसी सूरत में ये नहीं हो सकता कि भाई बाद में खुद को वली भी बन जाए और बाद में खुद को जो है वो इनोसेंट भी डिक्लेयर करवा दे, या अपनी सजा जो है बतौर वली वो माफी दे दे, खुद को ही माफी दे दे। समझ रहे हैं बात को? यानी कि ये इसलिए यहाँ पे 305 के अंदर इन्होंने आगे डिफाइन किया है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुद ही अपने किसी ब्लड रिलेशन को आप मार दें और बाद में खुद को खुद ही माफ कर दें, क्योंकि मैं उसका फैमिली मेंबर हूँ या मैं उसका लीगल हेयर हूँ, बतौर वली मैं खुद को माफ करता हूँ। ठीक हो गया जी। अब आगे वो बात जो आप कर रहे थे, द गवर्नमेंट इफ देयर इज नो हेयर, अगर एक मरने वाले बंदे का कोई भी लीगल हेयर अवेलेबल नहीं है तो उस ऐसी सूरत में जो गवर्नमेंट है वो हेयर होगी, वो वली होगी। आ गई ये समझ? जी सर। ठीक हो गया जी। 306 कत्ल अमद नॉट लाइबल टू किसास। कौन कौन से जो कत्ल हैं वो लाइबल टू किसास नहीं है? कत्ल अमद शैल नॉट बी लाइबल टू किसास इन फॉलोइंग केसेस, नेमली व्हेन एन ऑफेंडर इज अ माइनर और इनसेन। ये सवाल भी आया हुआ है कि जब जो ऑफेंडर है वो माइनर हो या फिर वो इनसेन हो, पागल हो, तो ऐसी सूरत में भी कत्ल अमद जो है वो बतौर किसास उसकी सजा नहीं सुनाई जा सकती। ठीक हो गया जी। नंबर बी, व्हेन एन ऑफेंडर causes डेथ ऑफ हिज चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड हाउ लो सो एवर, अगर आपने बेटे को, पोते को, या उससे आगे किसी भी मतलब रिश्ते के अंदर नीचे आप जितना चले जाएं, अपनी ही औलाद में से कत्ल कर दिया है तो तब भी किसास आप अप्लाई नहीं करवा सकते। ठीक हो गया। नंबर सी, व्हेन एनी वली ऑफ द विक्टिम इज अ डायरेक्ट डिसेंडेंट हाउ लो सो एवर ऑफ द ऑफेंडर, जब जो वली है, ठीक हो गया, वो विक्टिम का डायरेक्ट डिसेंडेंट हो। ठीक हो गया जी। ऐसी सूरत में भी जो है आप किसास अप्लाई नहीं करवा सकते। ये तीन सूरतें हैं जिनके अंदर किसास अप्लाई नहीं होता। और आज के लिए इतना ही काफी है। 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305 एंड 306, इनको अच्छे से पढ़ लें। इसमें से 2-3 नंबर के जो सवाल हैं वो पक्के आते हैं लॉ गैट के अंदर, तो सर आप लोग इसी इसको। नंबर पॉइंट एक्सप्लेन जी जी। सर इसी नंबर पॉइंट एक्सप्लेन करिए मेरे को। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। सर एसी नंबर पॉइंट नहीं है तो एक्सप्लेन करिए प्लीज। जी जी। ये कह रहा है कि व्हेन एनी वली ऑफ द विक्टिम इज अ डायरेक्ट डिसेंडेंट हाउ लो सो एवर ऑफ द ऑफेंडर, वो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर वली जो है ना, वली वो विक्टिम है, ठीक हो गया, वो विक्टिम का डायरेक्ट डिसेंडेंट है, ठीक हो गया, वो उसी की फैमिली से ही, जैसे वो ऊपर अपने बच्चों को कत्ल कर रहा था या अपने बच्चों के बच्चों को कत्ल कर रहा था, ऐसी सूरत में भी किसास जो है वो अप्लाई नहीं हो सकता था। ठीक हो गया। यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर वली जो है वो विक्टिम का डायरेक्ट डिसेंडेंट है तो वो अपने जो डिसेंडेंट है उनके खिलाफ भी अप्लाई नहीं करवा सकता। ये जो किसास है, किसास बेसिकली हम ऊपर पढ़ा है कि एक ऐसी पनिशमेंट है जिसके अंदर सेम जो ऑफेंस है या सेम इंजरी या सेम हर्ट जो है वो काज किया जाता है। अब ये
आगे पनिशमेंट की डिफरेंट काइंड्स हैं और इनमें जो सबसे बड़ी एक काइंड है वो किसास की है। इस्लाम बेसिकली किसास को वैल्यू जो है वो देता था, ठीक है, अब भी देता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ हम उस तरह का, अब अगर आर्टिकल 17 कानून शहादत का आप पढ़ेंगे तो वो एविडेंस ही आप नहीं ला सकते जो एक उस कॉम्पिटेंस लेवल का जो किसास को अप्लाई करवाए। दूसरा, हमारे पास लोग कन्फेस ही नहीं करते। ये जो एक मुजरिम है, ये जो ऑफेंडर है, वो कन्फेस ही नहीं करता। इसकी दो सूरतें हमने पढ़ ली हैं कि किसास आप कहाँ कहाँ पे, यानी कि कब अप्लाई होगा। सबसे पहली बात, अगर आप कन्फेशन कर रहे हैं, आप मुजरिम है, मुलजिम है, और आप बतौर मुजरिम कन्फेशन दे रहे हैं कि हाँ मैंने उसको ऐसे ऐसे करके कत्ल किया था, तो ऐसी सूरत में किसास आएगा। और उसके बाद किसास आएगा अगर एविडेंस आ गया आपके खिलाफ, आपने किसी की डेथ जो है वो काज की और आपके खिलाफ एक एविडेंस आ गया जो कि आर्टिकल 17 की जो एक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं किसास के हवाले से, वो पूरी हो रही हैं, तो ऐसी सूरत में भी किसास जो है वो अप्लाई हो सकता है। इसका जो सेक्शन 299 है वो इंतहाई अहम है डेफिनेशंस वाला। वो डेफिनेशंस आप लोग जो है ना काइंडली याद कर लीजिएगा, उसके बाद इन सजाओं को आप लोगों ने याद करना है। मजीद इंशाअल्लाह ताला हम कल मिलेंगे, 307 से आगे इसको स्टार्ट करेंगे। इसको हम पोर्शन वाइज जो है हम वो कर रहे हैं। तो इन पोर्शंस को बनाने का मकसद ये है कि तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें ताकि आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से समझ लें, क्योंकि यहीं से मोस्टली पेपर लॉ गैट का जो पीपीसी से रिलेटेड है वो यहीं से बनाया जाता है। जी सर। Thank जी ठीक है जी, थैंक यू इंशाल्लाह सर। ताला कल 307 से हम शुरू करेंगे, ठीक है जी। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह सर हाफिज। थैंक जी ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।